about the seeds which was left. The seeds have two types of seeds are there. First is diploid seeds and second one is monocot seeds. अच्छा, diploid seeds क्या है, monocot seeds क्या है? Seeds जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को diploid seed कहा जाता है, एक को monocot seed कहा जाता है। diploid seed को क्या है ना, जिस सीड्स में दो कॉटिलेडन्स है। कॉटिलेडन्स मैंने पिछले बार बताया था ना कि कॉटिलेडन्स क्या होता है, जो सीड्स के बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है। तो जिस सीड्स में दो कॉटिलेडन होते हैं उसे कहा जाता है डाइकोट सीड्स, एंड जिस सीड्स में वन कॉटिलेडन होता है उसे कहा जाता है मोनोकोट सीड्स। याद आएगा आपको व्हाट इज मोनोकोट सीड्स एंड व्हाट इज डाइकोट सीड्स? दो सीड्स who have two cotyledons, they are called dicot seeds, and the seeds which have one cotyledon, they are called monocot seeds. Now we discuss about the production through spores. Non-flowering plants. अच्छा, कुछ plants ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं। जब प्लांट में फ्लावर नहीं होंगे तो उसमें फूल नहीं आएंगे, क्योंकि फ्लावर से फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स के बाद सीड्स आता है, फिर वो सीड्स से जर्मिनेट होके नया प्लांट बनता है। लेकिन कुछ प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, जो जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, उसमें फ्रूट्स नहीं होते हैं, उसमें सीड्स नहीं होते हैं, तो वो प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ferns and mosses do not reproduce from seeds. वो सीड से reproduce नहीं करते हैं। They made spores. Each spore can grow into a new plant. हर एक spores grow करके एक नया plant बनता है। The spores look like teeny dark colored dots. Spores क्या होता है ना, छोटे छोटे टीनी कलर डॉट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं देखने में। These plants have special structures which bear the spores when the spores burst. जब ये spores burst कर जाता है, फट जाते हैं, बिखरने लगते हैं, scattered होते हैं, then it germinate. उसके बाद ये germinate करते हैं। जब ये फटने लगते हैं या सूखने के बाद गिरने लगते हैं तो जमीन में पड़ने के बाद वो धीरे धीरे जर्मिनेट करके नए प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी डिस्कस रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स। रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके सीड्स नहीं होते हैं या उनके स्पोर्स के द्वारा ग्रो नहीं करते हैं। उनको ग्रो करने के लिए प्लांट्स के ही बॉडी पार्ट्स की जरूरत होती है, मतलब प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज रूट, देन स्टेम, देन लीव्स। तो रूट्स के जरिए कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं? स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट एक्सेट्रा ग्रोज इनटू न्यू प्लांट व्हेन वी रीप्लांटेड। रीप्लांटेड मतलब उसको जब हम दोबारा रीप्लांट करते हैं तब जाके वो जर्मिनेट होके नए प्लांट बनते हैं या नए प्लांट में ग्रो करते हैं। मतलब स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा, स्वीट पोटैटो किसको कहते हैं? आलू को कहते हैं, है ना? या शकरकंद, स्वीट पोटैटो मीन्स शकरकंद। शकरकंद, रेडिश आपने देखा है, कैरेट भी देखा है, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सारी सब्जियां हम लोग ठंडियों के सीजन में खाते हैं। तो ये सारे सब्जियां ग्रो करते हैं कब? जब हम उस तरह की चीज़ों को ज़मीन में काटते हैं, उनके रूट पार्ट को ज़मीन में काटते हैं तो उससे फिर से वो नया प्लांट निकलते हैं। देन स्टेम्स, सम प्लांट्स, पोटैटो, रोज, सुगरकेन एंड हिबिस्कस आल्सो ग्रो फ्रॉम द स्टेम बॉडी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूट्स से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम के जरिए, मतलब स्टेम पार्ट के जरिए न्यू प्लांट
प्रोड्यूस होता है। लाइक पटाटो, पटाटो मीन्स आलू हो गया, रोज शुगर केन, हिबिस्कस, ये सारे प्लांट्स के स्टेम, मतलब एक छोटा सा स्टेम को अगर काट के उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं और उसको प्रॉपर केयर देते हैं, वाटर, अगर उसको वाटर थोड़ी थोड़ी वाटर देते रहेंगे, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलता रहेगा और एयर मिलता रहेगा, तो धीरे धीरे उसी स्टेम से नए पत्तियां निकलना शुरू होता है। धीरे धीरे फिर वो प्लांट ग्रो करने लगता है और एक बड़ा प्लांट बनने लगता है। ये लेंथ ऑफ द स्टेम इज प्लांटेड इन द सॉइल व्हिच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये लेंथ ऑफ द स्टेम मतलब स्टेम के एक छोटा सा लेंथ हम काट के जब जमीन में गाड़ते हैं, उससे वो नया प्लांट ग्रो होके बनता है। देन लीव्स, some leaves grow new plant from their edges. The new plant have their own leaves and roots like Brachylium. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स से ग्रो करते हैं। इसे बहुत रेयर प्लांट होता है जो लीव्स से ग्रो करके नया प्लांट बनता है। कौन है? जैसे ब्रैफिलियम। ब्रैफिलियम एक पत्ती है, एक लीफ है, जिसके यहाँ मैंने पिक्चर भी शो किया है। इस पत्तियों के किनारे से नए बेबी प्लांट ग्रो करते हैं। Some leaves grow new plant from their edges. The new plant have their own leaves and roots. उसका own leaves और own root उसी से ही grow करते हैं। The plants like Brachylium bear small seedlings on their leaves, and this can be removed from the leaf and planted in the soil to get a new plant. पहले यहाँ पे पत्तियों के किनारे को प्लांट ग्रो करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो वहाँ से थोड़ा दूर दूर जाके फिर उसी अपने जड़ों के सहारे नए प्लांट में ग्रो करने लगते हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ सीड्स। डिस्पोजल ऑफ सीड्स, डिस्पोजल ऑफ सीड्स क्या है? मतलब सीड्स एक जगह से दूसरे जगह जब डिस्पर्स होता है, उससे नया प्लांट बनते, मतलब एक तरीके के the agent of the dispersal of seeds. The process by which the seeds and fruits are scattered out from the parent plant is called dispersal of seeds. जब किसी प्रोसेस के जरिए सीड्स अपने पेरेंट्स प्लांट, मतलब जिस प्लांट में सीड्स ग्रो मतलब हुआ है, उस प्लांट से हटके कहीं और किसी जगह पे गिरने के बाद वहाँ पे नया प्लांट जनरेट होता है या ग्रो करता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। हम एक ही जगह पे एक तरीके के प्लांट देखते हैं और कभी कभी हम बहुत सारी जगहों में एक ही तरीके का प्लांट भी देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होने के बाद अलग अलग जगहों पे बिखर जाते हैं, फिर वहाँ से वो नए प्लांट की तरह निकलते हैं। तो इस the plants cannot move from one place to another, but if too many seeds planted at the same place, they would be able to germinate and grow properly. Therefore, dispersal of seeds is necessary for the healthy growth and survival of plant. If too many seeds are planted at the same place, अगर एक ही जगह में बहुत सारे seeds grow करने लगेंगे तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसमें क्या होगा? बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे जो वहाँ पे जर्मिनेट होंगे और बहुत सारे प्लांट ऐसे होंगे जो वहाँ पे सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि सीड्स को स्कैटरिंग करना या सीड्स को बिखरना बहुत ज़रूरी है। देन एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। इस सीड्स डिस्पर्जल में बहुत सारे एजेंट होते हैं, मतलब बहुत सारे माध्यम होते हैं। किस किस माध्यम से सीड डिस्पर्जल होता है? फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द विंड। विंड के जरिए भी सीड्स डिस्पर्जल होता है। कैसे? ना लाइट सीड्स आर इजीली कैरिड अवे बाय द विंड, ओनली बी ड्रॉप्ड डाउन एट द सेम और द डिस्टेंस प्लेस वेयर दे जर्मिनेट। Seeds of the cotton, hiptes,
dandelion, and madder have fine hair or wings that help them to get carried out from the wind. बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, जिसकी वजह से इजीली जब हवा चलने लगती है तो वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे गिरने लगते हैं। फिर जिस जगह पे उनको प्रॉपर तरीके से वाटर, सनलाइट और एयर मिलता है, ये धीरे धीरे वो वहाँ पे ग्रो करने लगते हैं। देन डिस्पोजल बाय वाटर, वाटर के जरिए भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पोजल होता है। कैसे? ज़्यादातर द सीड्स ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो और नियर द वाटर बॉडीज आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय द वाटर. Water transports the seeds from one place to another. Lotus fruit is spongy and coconut has fibrous outer covering to make them easily float on the water. They are taken to far off the places by the waves. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के किनारे वाले एरिया में होते हैं। जैसे आप देखिए कोकोनट ज़्यादातर समुद्री एरिया में या नदी के किनारे वाले एरिया में होते हैं जहाँ पे उनको सफिशिएंट वाटर मिल पाता है। तो धीरे धीरे जब वो प्लांट के फ्रूट्स सूखने लगते हैं, सूखने के बाद वो कहाँ गिरते हैं? पानी में गिरते हैं, और पानी के तेज बहाव उनको बाहर ले जाता है और किसी न किसी जगह पे उनको किनारे पे लगा देता है, और जहाँ किनारे पे वो लग जाते हैं वहाँ पे वो धीरे धीरे जर्मिनेट होकर नए प्लांट में ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरह वाटर के जरिए भी सीड्स डिस्पोजल होता है। नाउ डिस्पोजल बाय द एनिमल्स। एनिमल्स आल्सो द वन एजेंट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीड्स। कैसे एनिमल सीड्स कैसे डिस्पोजल करते हैं ना? बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं? फ्रूट्स खाते हैं। Human being, animals, birds give the fruits, throw away the seeds on the ground where they germinate. बहुत सारे एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, ये सारे जो फ्रूट्स खाते हैं, खाने के बाद क्या करते हैं? उस सीड्स को ज़मीन में फेंक देते हैं। लाइक मैंगो ले लीजिए, मैंगो खाने के बाद हम क्या करते हैं? उसको चूसने के बाद गुठलियों को ज़मीन में फेंक देते हैं, और जहाँ गुठलियाँ हमने ज़मीन में फेंक दिया, अगर उस गुठली को प्रॉपर तरीके से एयर, वाटर, सनलाइट मिल लिया तो वो कुछ समय के बाद नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। देन कुछ ऐसे और सीड्स होते हैं जो कि एनिमल्स के बॉडी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। बॉडी के थ्रू मतलब कुछ ऐसे प्लांट सीड्स होते हैं जो बहुत स्टिकी होते हैं और उसमें हुक्स होता है, स्पाइक्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं? वो एनिमल्स के स्किन में चिपक जाते हैं, और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह वो तो वैसे भी मूव करते हैं, उनके थ्रू वो सीड्स भी डिस्पोजल होना शुरू हो जाता है। दे आर कैरिड अवे डिफरेंट प्लेसेस। सम फ्रूट्स लाइक टमाटो, guava, berries have small and edible seeds. These seeds remain undigested after being eaten and come out of the body. Such seeds are get disposed by the distant places. और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसको चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, खाने के बाद चाहे बर्ड्स हो, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड की तरह वो वेस्टेज में बाहर निकल जाता है। फिर वो सीड्स जहाँ पे ज़मीन में गिरता है वहाँ से फिर नए प्लांट में जर्मिनेट होता है। तो ये था कारण एक जगह से दूसरे जगह सीड्स कैसे डिस्पोजल होता है। दीज आर द एजेंट्स। एंड कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्लोजन के द्वारा भी स्कैटर्ड होते हैं। मतलब एक्सप्लोजन जैसे कुछ सब्जियां ले लीजिए, जैसे पीज हो गया, मटर। जब मटर पेड़ में लगा रहता है, धीरे धीरे वो पकने लगता है, सूखने लगता है, सूखने के बाद वो फटने लगता है, अपने आप वो सूखने के बाद फट जाता है। फटने के बाद उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो बाहर बिखर के इधर उधर गिरने लगते हैं। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पीस, poppy, grass and the balsams burst when ripe. The force of the explosion helps to scatter the seeds all direction. जब वो स्कैटर करते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में बिखर के गिरता है, और जिससे कि वो वहाँ पे नया प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। So these are the agents of disposal of seeds. Now we discuss about the cultivation of crops. Cultivation
that are grow into a large area to provide food and other substances are called crops. वैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, क्रॉप्स हो गया, ये सारे प्लांट्स प्रोडक्ट हैं जो प्लांट से हमें मिलता है। लेकिन क्रॉप्स अनाज जो हम लोग उगाते हैं वो एक बहुत बड़ा एरिया से हमें प्रोवाइड होता है। देन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। जिस प्रोसेस के जरिए क्रॉप्स को हम उगाते हैं या ग्रो करवाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कल्टीवेशन, उसे कल्टीवेशन कहा जाता है। क्रॉप्स ग्रो अकॉर्डिंग टू द सॉइल, टेम्परेचर, सीजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसको एक प्रॉपर सॉइल की जरूरत होती है, एक प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, देन सीजन, देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब हर क्रॉप को एक जिससे पानी की जरूरत नहीं होती है। कोई क्रॉप ऐसा होता है जो कम पानी में भी कल्टीवेशन किया जाता है, और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो समर सीजन में होता है, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में होते हैं। और उसको प्रॉपर सॉइल, क्रॉप्स के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के क्रॉप देखने को मिलते हैं। जैसे आप अपने ही कंट्री में ले लीजिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के सॉइल मिलते हैं और उस हिसाब से वहाँ के क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। और टेम्परेचर, हर जगह का टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्दर्न साइड हो गया, साउदर्न साइड हो गया, ईस्ट साइड हो गया, वेस्ट साइड हो गया, अलग अलग साइड के टेम्परेचर और वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट होता है, और सीजन के हिसाब से भी अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं। देन द क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप। मेनली क्रॉप को तीन तरीके के क्रॉप हमें मिलता है। फर्स्ट इज फूड क्रॉप, देन सेकंड वन इज फाइबर क्रॉप, देन थर्ड वन इज ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है? जिससे हमें फूड मिलता है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल हो गया, दे आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप कौन है? कॉटन। कॉटन एक फाइबरस क्रॉप है। देन ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप मतलब जिस क्रॉप से हमें ऑयल मिलता है, मीन्स तेल मिलता है, उसको कहा जाता है ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, लाइक मस्टर्ड। देन देयर आर टू सीजनल क्रॉप्स इन इंडिया। हम लोग ज्यादातर इंडिया में दो सीजनल क्रॉप देखते हैं। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप और देन अनदर इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं ना? जो क्रॉप समर सीजन में उगाए जाते हैं। हमारे यहाँ समर, विंटर और रेनी तीन सीजन ही हम लोग फील करते हैं। ज़्यादातर समर सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप, जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, पीनट, मेज एंड पल्सेस। और कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो सिर्फ समर सीजन में ही मिलते हैं, लाइक ऑनियन, पंपकिन, टमाटो, गर्ड, मैंगो, लीची, मेलन एंड पम। Like this, rabi crop, wheat crop is in winter season the rabi crop will be produced. तो विंटर सीजन में रबी क्रॉप जो प्रोड्यूस होता है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? व्हीट है, बार्ली है, ग्राम है, पीस है एंड मस्टर्ड। द क्रॉप्स grown in winter season are called रबी क्रॉप। जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उसको रबी क्रॉप कहा जाता है। कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स भी होते हैं जो सिर्फ हमको विंटर सीजन में भी मिलते हैं, लाइक बनाना, ऑरेंज, स्पिनच, रेडिश, पीस, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ गेटिंग हेल्दी क्रॉप्स। हेल्दी क्रॉप्स को पाने के लिए हमें क्या क्या चीजें अपनानी चाहिए, क्या किन चीजों पे ध्यान रखनी चाहिए? सॉइल शुड बी प्रिपेयर वेल। खेती करने से पहले या कल्टीवेशन करने से पहले या क्रॉप्स उगाने से पहले हमें सॉइल को वेल प्रिपेयर करना चाहिए। देन हेल्दी सीड्स शुड बी यूज।
और अच्छे प्लांट तभी बन पाएंगे अगर उसका सीड्स भी अच्छा होगा या हेल्दी होगा। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड, और क्रॉप्स को अच्छे से पैदावार करने के लिए उसमें अच्छे मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी यूज करना पड़ेगा। देन सॉइल शुड बी इरिगेटेड एट द प्रॉपर टाइम, और सॉइल को प्रॉपर ग्रोइंग के लिए समय समय पर उसको जो पानी की जरूरत होती है, वाटर की सप्लाई जो होती है प्रॉपर तरीके से सही टाइम पर होना चाहिए। नाउ वी डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे? ना क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स और बर्ड्स बाय द स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। बहुत सारे क्रॉप्स हम लोग उगाते तो है, लेकिन उसमें कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं कीड़े मकोड़े की वजह से या बर्ड्स की वजह से या कुछ जानवर की वजह से वो खराब भी हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड की दवाइयाँ छिड़कनी की जरूरत है। देन अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स मस्ट बी रिमूव्ड रेगुलरली। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर अनवांटेड प्लांट्स भी निकल आते हैं, तो समय समय पे उसको छांट के हमें निकाल के बाहर कर लेना चाहिए। तब इसी से क्या होगा, हम क्रॉप्स को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड।